हैं आप सब। मैं डॉक्टर नीरू स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चे आज हम लोग यूनिट 4 स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट 4 में क्या इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे, पर पहले एक चीज़ समझिए बच्चे, ये भी आपके दो पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इसकी दो वीडियो आएंगी बच्चा। पार्ट 1 में हम चैप्टर 1 ऑफ 4th यूनिट करेंगे, पार्ट 2 में हम चैप्टर 2 ऑफ यूनिट 4 करेंगे। राइट है क्या, पढ़ना क्या है बच्चे? देखिए अब तक आपने क्या पढ़ा, पहले इसको देख लेते हैं। हमने इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ लिया है, उसके इम्पोर्टेंस पढ़ लिए हैं, हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट भी पढ़ा है। इसके साथ साथ हमने देखा कि क्या आपके लेट सपोज अगर आईबी के कंपोनेंट्स की मैं बात करूं तो कितने कंपोनेंट्स हैं इंटरनेशनल बिजनेस में, या अच्छा बीओपी की ही बात कर रहे थे तो क्या बीओपी में डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है? क्या बिल्कुल होता है। अच्छा उसको ठीक कैसे करते हैं, क्या कोई मेजर्स अवेलेबल है? बिल्कुल है। तो इन सब के ऊपर हमने बात करी थी। इसके अलावा हमने थियरीज देखी हैं बहुत सारी। यूनिट 2 में हमने सॉरी यूनिट 3 के फर्स्ट पार्ट हमने थियरीज भी देखी हैं। थियरीज में हमने क्या देखा कि कैसे इंटरनेशनल बिजनेस की शुरुआत हुई। अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल बिजनेस है तो क्या ऐसी बच्चे, क्या ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल है जो इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करती हो? तो बच्चे अगर आपने 11th-12th में बिजनेस स्टडीज की बुक पढ़ी होगी तो वहां एक ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र हुआ था। क्या नाम है बच्चे उस ऑर्गेनाइजेशन का? आई एम गिविंग द टाइम, प्लीज पॉज द वीडियो एंड गेस। इज इट WTO? आंसर इज यस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है बच्चा जो कि आपके वर्ल्ड ट्रेड को या इंटरनेशनल बिजनेस को प्रमोट करने का काम करती है। ठीक है जी। क्या इसके अलावा और भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है? जवाब है हाँ, वी मस्ट हैव हर्ड अबाउट वर्ल्ड बैंक। जी, ये एड करने का काम करता है। या इसके अलावा हमने आईएमएफ पढ़ा था क्या? जवाब है यस। आईएमएफ कहाँ पढ़ा था? आईएमएफ पढ़ा था जी बीओपी के कंटेक्स्ट में, क्योंकि आईएमएफ का एक काम यह भी है कि आपके बीओपी के जो डेफिसिट है या जो डिसइक्विलिब्रियम है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है टू दी वेरियस नेशंस। ठीक है जी, समझ में आ गया कितना इंपॉर्टेंट है बेटा। अब क्योंकि हम इसमें ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ने वाले हैं, एक WTO और एक वर्ल्ड बैंक, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इसमें शॉर्ट नोट आता है बच्चे। शॉर्ट नोट आता है 6 मार्क का या 6.5 नंबर का, या कई बार WTO के अगेन फंक्शंस के और ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर 9 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है जी, अब तक जो मैंने देखा उसमें यही चीजें प्रॉम्प्टली अवेलेबल थी। लेकिन क्या सिर्फ यही है? नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जो कि आने वाले वीडियो में या आने वाले अपने कंटेक्स्ट में देखेंगे। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं चैप्टर 1 की। आज हम पार्ट 1 करेंगे, इसके बाद पार्ट 2 ऑफ यूनिट 2 भी यूनिट 4 भी आएगा। ठीक है बच्चे, चलिए ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं पार्ट 1। क्या है पार्ट 1 में? इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है जी। सबसे पहला क्या नाम है बेटा? सबसे पहला नाम है WTO का। क्या सिर्फ WTO है? नहीं जी, हमने अभी तो बात करी थी इसमें वर्ल्ड बैंक भी आता है। अच्छा क्या सिर्फ वर्ल्ड बैंक है? नहीं जी, IMF की भी तो बात करी थी। इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे हम इस वाले चैप्टर में। इसके जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें अगेन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर रही। व्हेन यू वुड एंटर टू दैट यूनिट देन विल डिस्कस इट। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। बच्चे क्या क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है? कंसेप्ट पढ़ेंगे WTO का, वर्ल्ड बैंक का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का, देन फाइनली विल मूव टू द सम। चलिए करते हैं शुरू। आई बिलीव यहाँ से हम मोटा मोटा, अगर ये 9 मार्क का क्वेश्चन वैसे यूजुअली इसमें से आता है, बट व्हाट इफ एक्स्ट्रा 9 मार्क भी मिल जाए, मतलब टोटल 18 मार्क का क्वेश्चन आ जाए, देन व्हाट विल यू डू? तो इसीलिए हमें इसको अच्छे से पढ़ना है। इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। बचा जो इसमें इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ आपको वही बताऊंगी जो आपको लगेगा कि मतलब जो मुझे ऐसा लगता है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है वो हम नहीं पढ़ेंगे। क्या इंपॉर्टेंट है बेटा? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें ये देखना कि ये कब आया था। बेटा एक बात याद रखना, जो आपका भारत है ये फाउंडिंग मेंबर था। He is the फाउंडिंग मेंबर ऑफ WTO। अच्छा फाउंडिंग मेंबर का मतलब क्या होता है कि जब WTO बन रहा था या जिस दिन उसका आई कुड से रजिस्ट्रेशन हुई या फाइनल उसकी स्टैंप लगी, उस समय कुछ नेशन बच्चे साइन करते हैं कि हाँ ठीक है वी वुड बी द मेंबर ऑफ इट, दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें
भारत ने भी अपनी भूमिका निभाई थी और भारत एक फाउंडिंग मेंबर के रूप में यहाँ आया था। ठीक है, ये तो भी इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब बढ़ते हैं कंसेप्ट की तरफ। क्या है डब्ल्यूटीओ? बेटा पहले पढ़ेंगे फुल फॉर्म, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या कर रही है? जितने भी दुनिया में ट्रेड हो रहे हैं उन सबको मैनेज करने का काम ये ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। कब आई थी जी? इंपॉर्टेंट डेट है, ध्यान रखेंगे, और इजी डेट है, 1 जनवरी 1995। क्या करती है ये? जितनी भी इंटायर वर्ल्ड इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड है उसको मैनेज करने का काम करती है। अच्छा, क्या मैनेज करती है? क्या ये हमारे लिए लेजर मेंटेन करती है क्या? जवाब है नहीं। अच्छा, तो क्या ये हमारे लिए फाइनेंस अवेलेबल कराती है? स्पेसिफिकली नहीं। तो फिर क्या काम कर रही है जी ये? हम बताते हैं क्या काम करती है, वो हम अपने फीचर्स में और ऑब्जेक्टिव्स में देखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। देखो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विल एडमिनिस्ट्रेट द न्यू ग्लोबल ट्रेड रूल्स एस्टैब्लिशिंग द रूल ऑफ लॉ इन इंटरनेशनल ट्रेड। अच्छा, कुछ तो समझ में आया कि जो ये डब्ल्यूटीओ है ये ज्यादा लॉ से रिलेटेड है। मतलब क्या ये नियम कानून बनाती है क्या? अब जवाब होगा यस, ये बनाती है थोड़े से नियम कानून कि किसको कितना, अ, आप कैसे ट्रेड करेंगे, आप कितनी बंदिशें लगा सकते हैं। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको अगर कुछ भी डब्ल्यूटीओ के बारे में नहीं याद आए तो ये याद कर लेना बेटा कि ये रिमूव करती है बैरियर्स। अच्छा, कैसे बैरियर रिमूव कर रही है? कैसे, कोई बैरियर लगे हुए थे? हाँ जी लगे हुए थे, तो उनको कैसे रिमूव कर रही है जी? ये रिमूव करते, जैसे लेट सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है जी बैरियर है, बैरियर टू एंट्री। अभी समझाऊंगी, इसकी लंबी स्टोरी है, पर पहले फीचर्स पे आएंगे तो हम इसको थोड़ा सा और समझेंगे। पहले गेट था, फिर डब्ल्यूटीओ बना। अगर इच्छा हो तो इसको पढ़ लेना, वरना लीव इट। मूविंग अहेड टू द फीचर्स, इंपॉर्टेंट है जी, यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। क्या बोल रहा है? इट इज अ पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट मल्टीलेटरल ट्रेड। मतलब एक बहुत ताकतवर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मल्टीलेटरल ट्रेड को ऑर्गेनाइज करती है। अच्छा ठीक है बेटा, देखो अब मुझे लगता है स्टोरी का टाइम आ गया, एंड देन आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। इट हैज रिप्लेस द गैट सेटअप। गैट क्या था? जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। ऐसी एक एग्रीमेंट पहले होती थी जब डब्ल्यूटीओ नहीं एग्जिस्ट करता था, तब हम इस एक वी कैन से एक ऐसी हमारी एग्रीमेंट थी जिसके बेसिस पे हम इंटरनेशनल ट्रेड चला रहे थे। लेकिन 1995 में जादू हुआ और आपके पास डब्ल्यूटीओ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इट फैसिलिटेट फेस ट्रेड बाय रिमूविंग टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। अब यहाँ पे रुकने की जरूरत है बेटा, अब जो वो स्टोरी थी वो आती है। बेटा देखो, ये है हमारा भारत। ठीक है, जस्ट इमेजिन दिस इज आर इंडिया। अब इंडिया को किसने लूटा? अंग्रेजों ने, राइट। इन अंग्रेजों ने, क्योंकि यहाँ पे सारी लूटपाट मचा दी। पर मचाई कैसे थी जी? ये भी ट्रेड करने आए थे और हमारे इंटरनेशनल ट्रेड अवेलेबल था या हम उसको वैलिड मानते थे तो होता था। आप मुझे एक बात बताइए, ये कब गए? 1947 में ब्रिटिशर्स भारत को छोड़ के चले गए। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब आप मुझे बताइए, क्या उसके बाद, क्योंकि भारत का ऑलरेडी ये पूरा एक्सप्लॉइट हो चुका था, विल दे बी रेडी टू डू ट्रेड अगेन? बच्चे, कहावत है कि चाय का जला छाछ भी फूक के पीता है। अर्थात अगर किसी के साथ एक एक्सीडेंट हो जाता है ना, फिर वो उस चीज में थोड़ा सा और वी कैन से बहुत ज्यादा सख्ती बरतना शुरू कर देता है, या फिर बहुत ज्यादा अपने आप को प्रिवेंटिव नेचर का बना लेता है। सेम चीज हुई बच्चे इंडिया के साथ। कैसे? इंडिया ने ट्रेड ही नहीं करना शुरू करा। इंडिया ने सारे ट्रेड को क्या कर दिया? बंद। आपने 1991 की जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ी होगी अपनी इकोनॉमिक्स की बुक में, उसमें आपने पढ़ा हुआ एक टर्म नोन एज इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। इंपॉर्टेंट है बच्चा, इसीलिए कंसेप्ट समझा रही हूँ, वरना स्किप कर सकते थे। क्या कंसेप्ट था? इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। क्या मतलब है जी इसका? नाम से समझते हैं। इम्पोर्ट का मतलब तो होता है भैया घर में कोई चीज लाना, आयात करना। सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है उसको बदल दो। जैसे चाय को हम किससे बदल सकते हैं? कॉफी से या लेमन टी से। ये सब इसके सब्सटीट्यूट हो गए। तो कह रहे हैं इम्पोर्ट को भी ना सब्सटीट्यूट कर दो। अच्छा, इम्पोर्ट को सब्सटीट्यूट कैसे करेंगे? वो कहता है, भारत कहता था कि आप एक काम करिए, आप घर पे प्रोडक्शन करो, घर में प्रोडक्शन करिए। घर मतलब इंडिया में। कैसे करेंगे? आप सोच के देखो, एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आप जाते हैं गोलगप्पे खाने, राइट। माने का वहाँ का पानी बहुत खराब है एंड इट इज नॉट हाइजीनिक एट ऑल। आप एक काम करिए, घर पे बनाइए। ठीक है, ओके जी, बना देंगे। लेकिन उसके लिए एक शर्त होती है। शर्त होती है बेटा रिसोर्सेज की। क्या आपके पास सामान है?
Do you actually have the saman to maintain or to create the golgappes per se? Answer is no. तो सेम केस हुआ इंडिया के साथ। इंडिया ने इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन अलाउ कर दिया कि नहीं भैया आप अपनी किसी से ट्रेड नहीं करना, हमें किसी से बात नहीं करनी, हम ज़्यादा से ज़्यादा खुद प्रोड्यूस करेंगे, हम भारत हैं के हैं और भारत के भीतर ही रह के अपना सारा काम कर लेंगे, तो प्लीज़ आप हमें मत सिखाइए एंड विल नॉट डू एनीथिंग, राइट। तो इसका हुआ क्या नुकसान बच्चे? इसका नुकसान ये हुआ कि आपकी जो इंडियन इकोनॉमी थी, पहली बात तो वो नुकसान में चली गई क्योंकि वो जो ज़रूरी चीज़ें थी जो इम्पोर्ट करनी थी उस समय वो नहीं हुई, एक। दूसरा, उन्होंने बैरियर लगा दिए हर किसी के लिए कि हमारे देश में नो एंट्री, किसी को नहीं आना। कारण ऑलरेडी अंग्रेज बहुत ज़्यादा लूट के ले जा चुके हैं हमें, तो प्लीज़ अब आप हमारे देश से तो दूर रहिए, ठीक है जी। पर इससे नुकसान क्या हुआ? आपकी इकोनॉमी डूब गई एंड फाइनली आपको फिर एलपीजी लाना पड़ा, जिसमें ग्लोबलाइजेशन एक टर्म था। ग्लोबलाइजेशन स्टैंड्स फॉर sorry, G stands for globalization. Globalization stands for the removing of the barriers and entering into the world market without any hesitation, right? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चे, जो ये आपका WTO है ये इन्हीं बैरियर्स को रिमूव करता है। जो कोई भी देश अपनी बाउंड्री पे लगा के रखता है कि हम किसी को अंदर नहीं आने देंगे ट्रेड करने के लिए या ना हम बाहर जाएंगे, तो जो ये बाउंड्री है ना बच्चा, इसको रिमूव करता है आपका WTO। कैसे? वो बोलेगा जी देखिए ऐसा काम नहीं चलेगा, आप ये बैरियर लगा ही नहीं सकते, आपको इकोनॉमी को एक्सपांड करना है तो आपको करना पड़ेगा। अच्छा, कई देश बहुत चालाकी करते हैं, कैसे? हमने भी थोड़ी सी करी थी कि हमने एक्सपोर्ट जो कर रहा था उसको तो कह दिया बेटा इंजॉय करो, खूब करो खूब करो, लेकिन जो इम्पोर्ट कर रहा था उसको सजा देनी शुरू कर दी। तो बेटा एक बात देखो, आप अपना सामान पूरी दुनिया में भेज रहे हो लेकिन आप नहीं चाहते कि दुनिया का सामान आपके देश में आए, तो आपको क्या लगता है दुनिया पागल है, फिर वो भी आपका सामान नहीं लेगी। तो ये सब काम देखता है आपका WTO। बेटा ऐसा है कि आप दुनिया को रोकेंगे नहीं, लेट देम एंटर, लेट देम एंटर इनटू द इंडियन मार्केट एज वेल, ठीक है जी। समझ में आया? ये काम करता है आपका WTO। बेटा दो तरह के बैरियर होते हैं, एक होता है टैरिफ बैरियर, एक होता है नॉन टैरिफ बैरियर। क्या होता है? सो लेट मी एक्सप्लेन इट इन अ डिटेल्ड मोड। देखो यहाँ पे बच्चे, मैंने कहा दो तरह के होते हैं बैरियर, एक होता है टैरिफ बैरियर और एक होता है नॉन टैरिफ बैरियर। क्या डिफरेंस है दोनों में? तो देखो बच्चे समझो, टैरिफ बैरियर में क्या होता है, आप टैक्स या फी चार्ज करते हैं। नॉन टैरिफ में क्या होगा, आप कोई टैक्स नहीं चार्ज कर रहे, आप कोई फी नहीं लगा रहे, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप और तरीके लगा दे रहे हो, जैसे कि लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट। मतलब आपने कहा अगर आप अपना कोई प्रोडक्ट बना के ला रहे हो ना भारत में, हाँ जी ला रहे हैं जी, तो जी इसमें ना इंडिया के इंग्रेडिएंट यूज करो कम से कम 10% या 15%, तब अलाउ करेंगे हम भारत में आने से। तो आप नहीं देख रहे, अंततः तो ये भी एक बंदिश है। बंदिश तो ये भी है कि आप ज्यादा टैक्स लगा रहे हो तो उससे नहीं आ पाएंगे लोग आपके यहाँ, और बंदिश ये भी है। लेकिन यहाँ तो आपने सीधा सीधा पैसा मांगा था, यहाँ पैसा नहीं मांग रहे, कोई और तरीके से नॉन मॉनेटरी टर्म्स में आप ये काम कर रहे हो, तो उसमें कोटा भी होता है बेटा, वो सब हम पढ़ेंगे। तो ये तो होते हैं आपके टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। इन सबको रिमूव कौन करता है? इन सबको रिमूव करता है आपका WTO, ठीक है। और क्या उसके फंक्शन है, मुझे लगता है आपको ज्यादा बेहतर है, आप समझ जाएंगे। आपको WTO क्या काम करता है वो समझ में आ गया। WTO has finalized set of rules and regulations and has its legal status as well, which are mutually designed by the members। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, WTO में मेंबर कौन होता है जी? कोई भी मेंबर बन सकता है। लगभग 194 देश उसके मेंबर थे जब मैंने लास्ट पढ़ा था, तो आप एक बार इसको चेक करेंगे कि करंट सिनेरियो क्या है। एग्रीमेंट रीच्ड बाय द मेंबर कंट्रीज आर बाइंडिंग ऑन ऑल मेंबर्स ऑफ WTO। बिल्कुल ठीक बात है, अगर कोई स्टेटमेंट बनती है तो किसी के लिए भी रियायत नहीं देता, सबके लिए क्या है, बाइंडिंग है कि आप सबको ये बात माननी पड़ेगी। इट इंक्लूड ट्रेड इन गुड, ट्रेड इन सर्विस एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। बेटा सबसे ज्यादा जो बहस होती है ना WTO में, वो होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे। अच्छा, क्या होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट? समझाने के लिए अगेन एक अच्छी खासी क्लास लगेगी, बस थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है बेटा कोई भी ऐसी चीज जो दिमाग से उत्पन्न हो, उसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। जो नॉन ऑब्वियस हो, जिसे कोई भी ना बना सके, जो इनोवेटिव हो और जो यूजफुल भी हो, ऐसी चीजों को हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होते हैं, जो कि मेरे दिमाग की उपज है। इसके लिए मुझे क्या मिल जाता है फिर, नाम क्या देते हैं हम उसको, पेटेंट बोल देते हैं, कॉपीराइट बोल देते हैं। ये सब आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के ही काम है।
तो इन सब के ऊपर भी बहस होती है। अच्छा, बहस कैसे होती है बेटा? बहस होती है इस तरह से कि आप जब लेट्स सपोज आप अगर वर्ल्ड मार्केट में जा रहे हैं और आप अपने नाम से कोई सामान बेच रहे हैं कि फलाना चीज़, लेट्स सपोज अगर मैं कह रही हूँ कि ये जो साइन वाला अगर ये कोई आई कुड से प्रोडक्ट है, वो सिर्फ मेरा है और ये सिर्फ इंडिया में मिलता है, तो हो सकता है ऐसा कि सिंगापुर वाले बोल दे कि नहीं नहीं जी, ये आने वाला तो हमारा भी है और हम भी इसी को सेम बेचते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे लड़ाई हो सकती है। इस लड़ाई को सुलझाता भी डब्ल्यूटीओ है बेटा। ठीक है। अच्छा, एक बात आपने देखा होगा हल्दी के ऊपर हुआ है कि एक देश है, वुड नॉट नेम, तो एक देश है और एक हमारा देश है और हम लोग लड़ रहे थे कि किस चीज़ पे कि हल्दी कहाँ से बनी है। इसको जोग्राफिकल इंडिकेशन के अंदर लेके आते हैं बेटा। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कि हल्दी का ओरिजिन क्या है या हल्दी कहाँ से फेमस हुई है। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस चल रही थी। ये बहस भी आपकी डब्ल्यूटीओ में मेजरली होती है। और इट इज नॉट एन एजेंट ऑफ यूएन। आपको पता होगा यूएन बॉडीज हैं, 6 यूएन बॉडीज हैं, उसमें आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, आपका यूएन एसएससी, सिक्योरिटी काउंसिल और बहुत सारे और आते हैं। लेकिन क्या उसमें डब्ल्यूटीओ आता है? नहीं जी, वो यूनाइटेड नेशन का मेंबर या कोई एजेंट नहीं है। ऑल मेंबर हैव इक्वल वोटिंग राइट। ठीक है जी, एक कंट्री एक वोट। इंपॉर्टेंट फीचर्स है बच्चा, इसीलिए पढ़ा रही हूँ, प्लीज ध्यान से देखेंगे। डब्ल्यूटीओ हैज लार्ज सेक्रेटरीट एंड आल्सो अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन सेटअप। बेटा ऐसे होता है, जनरल बॉडी होती है, फिर उसके अंदर मिनिस्ट्रियल होगी, फिर जनरल के अलग देखेंगे, स्पेशल के लिए अलग देखेंगे, ऐसे कर करके अलग अलग केस होते हैं उनके अंदर, और चार चार लोग होंगे। प्रॉपर सिस्टम बनाया हुआ है, स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है, सिस्टमैटिक काम करता है डब्ल्यूटीओ। ठीक है जी। क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों बना डब्ल्यूटीओ, क्या उद्देश्य थे उसके? तो बेटा उद्देश्य क्या है, इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो पढ़ेंगे एग्जाम के लिए। पर क्या उद्देश्य थे? पहला एम कहता है कि भैया मुझे ना न्यू वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट स्टैब्लिश करनी है, प्रमोट करना है मल्टीलेटरल ट्रेड अमंग द मेनी नेशंस और दी कंट्रीज, टू प्रमोट फ्री ट्रेड बाय रिमूविंग ऑल मेंबर। भैया सब आओ, ऐसा उन्होंने कहा कि जो आपके भारत में कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, और आप भी भारत से बाहर कहीं भी जा सकते हैं, आप कोई भी बैरियर कहीं भी नहीं लगाएंगे। यही काम आपका डब्ल्यूटीओ करता है। इसके अलावा क्या कहा? प्रमोट ट्रेड बेनिफिटिंग ऑल मेंबर्स, की ऐसा ना हो कि किसी एक को ही आप कोई बेनिफिट दे रहे हैं। ऐसा हो जाता है कई बार, सोचो भारत है, लेट्स सपोज आपने इंडिया के आसपास की कुछ एक आध देश बनाए और वो ना इनके साथ तो बहुत रियायत से काम करता है, लेकिन जो और साइड वाले देश है उसके साथ नहीं करता। डब्ल्यूटीओ कहता है बेटा ये सब नहीं करना, आपको सबके साथ सेम बिहेव करना है। उसके बाद क्या करता है? टू रिमूव ऑल द हर्डल्स फॉर डेवलपिंग एन ओपन वर्ल्ड ट्रेडिंग सिस्टम टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ इन ऑल मेंबर कंट्री। कहता है कि जितने भी मेंबर है ना डब्ल्यूटीओ के, सबकी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए हमें काम करना है, हमारे लिए सब बराबर हैं, तो सबके जो बैरियर्स है वो हटने चाहिए। ठीक है जी, मान लिया। टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, टू एनहांस द कंपटीशन अमंग ऑल मेंबर। सही बात है कि जब आप एंट्री दोगे तभी तो पता चलेगा ना कौन कितना पानी में है, बजाय उसके कि आप सिर्फ एक ही देश से काम करे जा रहे हो या आप किसी को एंट्री नहीं करने दे रहे, तो आपको पता ही नहीं चल रहा कि डोमेस्टिक मार्केट जो काम कर रही है वो एक्चुअली सही कर रही है या नहीं कर रही। लेट द कंपटीशन एंटर इनटू द मार्केट एंड देन सी व्हाट वुड बी द रिजल्ट्स एंड व्हाट वुड बी द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपटीशन, राइट? तो क्या कंपटीशन के इम्पैक्ट होते हैं, उससे क्या ग्रोथ होती है? जी हाँ। कंज्यूमर्स के पास चॉइस बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है। क्या इकोनॉमी बूस्ट होती है? बिल्कुल बढ़ती है। तो इन सबके ऊपर, इन सबको प्रमोट करने का काम ही आपका डब्ल्यूटीओ करता है। टू इंक्रीज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी फॉर रेजिंग द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी काम कर रहा है। यूटिलाइज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक रिसोर्सेज के, बिल्कुल ठीक बात है। अगर भारत में लेट्स सपोज एक पर्टिकुलर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन क्योंकि आप किसी को अंदर आने ही नहीं दे रहे, तो आप उन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं करने दे रहे, तो वो भी ठीक नहीं है। उसको भी हेल्प करती है आपकी डब्ल्यूटीओ। इंप्रूव करती है लिविंग फॉर द पॉपुलेशन, बिल्कुल ठीक बात है बच्चा। अगर आपको सिर्फ एक ही सेट ऑफ प्रोडक्ट मिलता रहेगा तब, और आपको 10 सेट ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे अवेलेबल तब, आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बहुत फर्क आ जाएगा, बिकॉज यू हैव द बेटर चॉइस टू चूज now, and at the obviously at the affordable price as well. And then to understand the special steps for initiating development of the poorest nation of the world, सबसे कमजोर देश हैं उनके ऊपर भी काम करता है। ठीक है, ये हुए ऑब्जेक्टिव। क्या इंपॉर्टेंट है बेटा? इसकी डेफिनेशन आप पढ़ेंगे, इसके फीचर्स आपको आने चाहिए, इसके अलावा इसके ऑब्जेक्टिव्स जो है बेटा वो भी आपको देखने हैं। उसके अलावा क्या देखेंगे जी? उसके अलावा डब्ल्यूटीओ में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्ड पिलर ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन, आई डोंट थिंक इट इज रिक्वायर्ड एनी हाउ। सो आप इसको पूरी तरह से या तो सिर्फ रीड करेंगे या फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं। व्हाट आई सेड, या तो आप इसको सिर्फ रीड कर दीजिए कि कैसे बना है, इसमें क्या बताता है, क्या क्या पार्ट हैं और अभी क्या स्थिति है। तो फॉर मी इट इज़ नॉट
very much important, but if you really want to, you can read it. I would suggest you to read, right? कैसे वो थर्ड पिलर बना हुआ है, एग्जाम में आता है क्या, जवाब है नहीं, तो इसको आप अपने हिसाब से देख लीजिए, पढ़ लेना, थोड़ा सा आइडिया लगेगा, बिल्कुल इम्पोर्टेंट। तो अगर कुछ भी इम्पोर्टेंट आपको मिल रहा है पढ़ने के लिए, तो आई डोंट थिंक इट इज अ बैड आइडिया टू रीड इट एट लीस्ट। आते हैं अपनी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन पे, नाम क्या है जी, वर्ल्ड बैंक। चलिए ठीक है, हमने डब्ल्यूटीओ अच्छे से समझा जी, अब आते हैं अपने वर्ल्ड बैंक पे। नाम क्या है जी, वर्ल्ड बैंक। कैसे बनता है वर्ल्ड बैंक? बेटा वर्ल्ड बैंक सिर्फ कोई एक संस्था नहीं है, वो अपने आप में कॉम्बिनेशन है दो संस्थाओं का। किसका? आईबीआरडी और आईडीए का। ठीक है जी, इन दोनों संस्थाओं को मिला के क्या बनता है आपका? वर्ल्ड बैंक। अच्छा, एक हमने नाम सुना था मैडम, वर्ल्ड बैंक ग्रुप भी होता है, वो क्या है जी? बेटा जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है ना, वो अगेन कॉम्बिनेशन है कम से कम 5 संस्थाओं का। कौन कौन सी जी? सबसे पहले तो आती है आईएमएफ, ओके। देन हमारे पास है आईबीआरडी जी, फिर हमारे पास है आईडीए जी, फिर है हमारे पास आईसीएसआईडी जी, उसके बाद है हमारे पास मीगा, ओके। डरना नहीं है, फुल फॉर्म सारी बताई जाएंगी, पर पहले समझो। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप समझ में आया क्या जी? कितनी संस्थाओं से मिलकर बना है? 5 संस्थाओं से। और सिंपल वर्ल्ड बैंक क्या है? वो बना है 2 संस्थाओं से। क्या नाम है? आईबीआरडी, आईडीए। अच्छा, इतनी सारी संस्थाएं क्यों क्रिएट कर दी हैं, क्यों मेस कर दिया है दिमाग को? बच्चे, हर एक संस्था अपना एक मूल उद्देश्य लेके बैठी हुई है, मतलब everyone has their own core objective with themselves। अच्छा जी, जी कौन कौन से उद्देश्य हैं प्लीज समझा दीजिए। बिल्कुल समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी डेफिनेशन समझ लेते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस में ये वर्ल्ड बैंक आया क्यों और इसका क्या रोल है। बच्चे पढ़ो, इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे। It is a global institution tasked with supporting developing countries by offering, यहाँ से ध्यान से पढ़ना, पहली बात कौन से नेशंस को देख रहा है? ये देख रहा है डेवलपिंग नेशंस को, मतलब कमजोर देशों को या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज को। ठीक है, इनको देख रहा है, क्या कर रहा है उनको? बच्चे देखो, सपोर्ट कर रहा है जी। ठीक है, संस्था बनी क्यों समझ में आया? सपोर्ट करने के लिए बनी है। क्या सपोर्ट करेगी? बाय ऑफरिंग फंडिंग, वही तो चाहिए किसी भी देश को इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने के लिए। एडवाइस, बिल्कुल जी जरूरी, एक्सपर्ट एडवाइस। एंड रिसर्च, ये 3 मेजर इसके आप कह दीजिए कीवर्ड है, याद कर लेंगे कि जो वर्ल्ड बैंक है वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो सपोर्ट करने के लिए बना है डेवलपिंग इकोनॉमीज के या फिर अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज को 3 चीजें प्रोवाइड कराने के लिए, फंडिंग, एडवाइस एंड रिसर्च। द बैंक प्राइमरली फंक्शन एज अ ग्रुप दैट हेल्प लो एंड मिडिल इनकम नेशंस टू कॉम्बैट पॉवर्टी। किसको टारगेट कर रहा है वो? पॉवर्टी। उसको लगा लेंगे इंपॉर्टेंट, बेटा यही इसका मकसद है, ये इसका कोर ऑब्जेक्टिव है। क्या है कोर ऑब्जेक्टिव? टू रिड्यूस, क्या रिड्यूस करनी है? पॉवर्टी। कहाँ से? डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड नेशन से। ठीक है जी, उसके अलावा क्या है और क्या फंक्शन है? दोबारा पढ़ते हैं जी। कह रहा है टू एड इन द ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमीज। ठीक है, द वर्ल्ड बैंक ऑफर क्या? ग्रांट फॉर द लो इंटरेस्ट रेट, ओके। क्रेडिट्स टू द एलिजिबल गवर्नमेंट्स, ओके। डेट बोरोइंग एंड कैश इंजेक्शंस, ओके, आर आल्सो परफॉर्म्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। आज आपके लिए मैं बच्चे एक होमवर्क देके जा रही हूँ, कुछ नहीं करना, बस ये चेक करना कि भारत ने वर्ल्ड बैंक से कितना लोन लिया हुआ है। यू वुड बी शॉक्ड टू नो कि जो इस लोन का इंटरेस्ट है ना बेटा, वो सेकंड मोस्ट, आई एम सेइंग सेकंड मोस्ट एक्सपेंडिचर या एक्सपेंडिचर है, मोस्ट आई कुड से वास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर है भारत का। मतलब अगर आपके पास 100 रुपए है ना बच्चे, और 100 में से आप सबसे ज्यादा रुपए 50 रुपए लेट्स सपोज सैलरी वगैरह पे दे रहे हो, तो 40 रुपए कहाँ जा रहे हैं बेटा? 40 रुपए आपके सिर्फ इंटरेस्ट भरने पे जाते हैं। तो नाउ यू कैन इमेजिन कितना लोन ले रखा होगा। मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि वर्ल्ड बैंक से कितना लोन है भारत के ऊपर। ठीक है, तो अच्छा किस लिए मिलता है? ये सपोर्ट करता है किस किस चीज में? इंटरनेशनल डेवलपमेंट में। ठीक है, इन द एरियाज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन, प्राइवेट सेक्टर। और हमको इन सारे स्तंभों को मजबूत करने की जरूरत है, इसलिए हम क्या करते हैं? वर्ल्ड बैंक से या कहीं भी जो भी और भी संस्थाएं उनसे लोन लेते हैं। Through technical support, research, analysis, and policy advice, the World Bank also exchanges information with the different entities. It provides guidance and instructions to the public and private sectors also. ठीक है जी, आया कब, बना कब, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? तो बेटा वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, कब हुआ था? 1944 के बाद, है ना, 1942 तक हुआ था। उसके बाद 1944 में एक कॉन्फ्रेंस हुई, उस कॉन्फ्रेंस का नाम था
ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस, और वहां से ना बेटा दो संस्थाएं निकल के आई, वहां से आपकी दो संस्थाएं निकल के आई। उन संस्थाओं का नाम क्या था? उन संस्थाओं का नाम था IMF और वर्ल्ड बैंक। कब बने ये? 1944। राइट। क्या करते हैं ये? देखो यहाँ पे लिखा होगा, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड द वर्ल्ड वाइड मॉनेटरी फंड व्हिच इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर अमंग द एलिमेंट्स ऑफ द ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट। किस लिए बना था? देश को, विश्व को थोड़ा सा अपग्रेड करने पे कि वर्ल्ड वॉर हो चुके जितने होने थे, वॉर नहीं होंगे या और तबाही नहीं मचेगी, अब चलते हैं स्टैब्लिशमेंट पे, अब चलते हैं शांति की तरफ, और अब चलते हैं गरीब देशों की मदद की तरफ। इसलिए उन्होंने बनाया IMF और वर्ल्ड बैंक। These have shared similar objectives since their creation। लगभग सेम ही काम करता है IMF और वर्ल्ड बैंक, लेकिन IMF शायद आपको याद होगा मैंने बताया था BOP की डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए मेजरली काम करता है, और वर्ल्ड बैंक जो है वो, अब आप मुझे बताएंगे मैंने इसका कोर ऑब्जेक्टिव क्या बताया था, वो आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। राइट। क्या वो पॉवर्टी रिडक्शन के लिए काम करता है क्या? अच्छा, वर्ल्ड बैंक एंड IMF were founded with the intention of assisting European and Asian nations that required financial assistance to finance their post-war reconstruction operation। मैंने बताया था कि जो विश्व युद्ध के बाद जो तबाही हुई थी उसको ठीक करने के लिए ही ये सारी चीजें बनी थी। वर्ल्ड बैंक का काम क्या होता है? एरेडिकेट पॉवर्टी। ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब इसकी जो 5 मेजर ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पहले IBRD, यहीं से ना मैं इसके फंक्शन भी समझा दूंगी, तो यहीं से बहुत ध्यान से सुनेंगे क्या मैंने बोला। बच्चे देखो, आपकी जो ये IBRD है, सबसे पहला ये है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड, ऑरेंज लेते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट टू प्रोवाइड लोन्स, क्रेडिट एंड ग्रांट्स। किसके लिए करता है ये काम? पॉवर्टी रिडक्शन के लिए करता है। ठीक है जी। उसके बाद मैंने कहा वर्ल्ड बैंक बनता है IBRD और IDA को मिलकर। IDA क्या है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। बेटे ये क्या काम करता है? इसका मेजरली काम बच्चा क्या है? लोन और नो इंटरेस्ट लोन देना। किसको? लो इकोनॉमिक कंट्रीज को। बस बेटा यही इसका इंपॉर्टेंट काम है। या तो लगभग ये नो इंटरेस्ट देता है, या इतना लो इंटरेस्ट देता है कि कोई भी पे कर सके, मतलब एक रियायत भरा इंटरेस्ट या रियायत भरा लोन प्रोवाइड करने का काम IDA का है। अच्छा, IFC क्या है? ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। यहाँ पे क्या करता है बेटा? ये थोड़े से महंगे रेट पे देगा। क्या करता है? इन्वेस्टमेंट एडवाइस, एसेट मैनेजमेंट टू द कंपनीज एंड द गवर्नमेंट्स। ये थोड़ा प्राइवेट सेक्टर में अगर किसी को लोन चाहिए, प्लस गवर्नमेंट्स को अगर इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, उस पर्पज से ये हेल्प करता है। लेकिन क्या ये नो इंटरेस्ट या लो इंटरेस्ट पे काम करता है? जवाब है नहीं। तो इसका इंटरेस्ट ऐसे समझते हैं, इसका इंटरेस्ट होता है थोड़ा महंगा या ज्यादा महंगा, और इसका होता है सस्ता इंटरेस्ट। ठीक है जी, समझ में आ गया? हाँ जी। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे आपका है फोर्थ ग्रुप, मतलब फोर्थ इंस्टीट्यूट। वो क्या है? मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी। ये क्या करती है बेटा? नाम ही बता रहा है, मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी। तो यहाँ पे क्या करता है? आपको पता होगा, लेट्स सपोज मैं भारत हूँ और मैं ईरान में कोई अपना बिजनेस खोलना चाह रही हूँ, कोई इंटरनेशनल ट्रेड कर रही हूँ, बट आपको पता है ईरान की सिचुएशन क्या है। तो वहां पे अगर कोई नुकसान हो जाता है तो उसका इंश्योरेंस कहाँ मिलेगा आपको? गारंटी कहाँ मिलेगी कि आपका प्रोडक्ट जो आप मतलब ट्रेड कर रहे हैं वो सेफ रहेगा? वो आपको मिलती है मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी से। क्या कह रहे हैं? इंश्योर लेंडर्स एंड इन्वेस्टर्स अगेंस्ट पॉलिटिकल रिस्क सच एज वॉर। ओके जी। अब आते हैं फिफ्थ, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ द इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए, कोई लड़ाई झगड़े हो जाए इन्वेस्टमेंट के सेटलमेंट में, तो उनका काम कौन करता है? वो करती है आपकी ICSID। बेटा एक बात ध्यान रखना, इन पांचों में से, आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, पांच जो ग्रुप हैं, इनमें से कोई एक ऐसा ग्रुप है जो जिसका भारत मेंबर नहीं है। मैं हिंट दे सकती हूँ आपको थोड़ा सा, इसका मेंबर है, इसका मेंबर है, बस अब इन तीनों में से आपको पहचान। राइट, या चलो थोड़ा सा और दीजिए, इसका भी मेंबर है। अब इन दोनों में से आप मुझे बताएंगे कि किसका इंडिया मेंबर नहीं है। अब आप मुझे बताएंगे कौन सा है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़े से फंक्शन देख लेते हैं। हमने समझ लिए हैं वैसे तो फंक्शन की, पॉवर्टी रिडक्शन का काम करता है और थोड़ी सी हेल्प करने में काम करता है, बट स्टिल फॉर द सेक ऑफ एग्जाम, क्योंकि आ जाता है क्वेश्चन बेटा 9 मार्क का, तो पढ़ना पड़ता है। क्या लिखा है? इट असेस द नेशन डिवास्टेड बाय वॉर बाय प्रोवाइडिंग रिकंस्ट्रक्शन लोन। ठीक है जी। प्रोवाइड एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस एंड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द बैंक टू हेल्प द पुअर कंट्री इंक्रीज देयर इकोनॉमिक ग्रोथ, रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड फॉर ऑप्टिंग अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कि उनकी
लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने का काम करता है, पॉवर्टी को घटाने का काम करता है, लोन प्रोवाइड करता है, यही सारे काम इसके हैं। इट ऑल्सो असिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज बाय प्रोवाइडिंग डेवलपमेंट लोन। बिल्कुल हमें पता है भारत को मिलता है ना डेवलपमेंट लोन, यहीं से मिलता है। It also provide loans to various government for irrigation, agriculture, water supply, health, education, etc. जी हमें इसी के लिए तो लोन चाहिए था, तो इसलिए भारत ने भी इससे लोन दिया हुआ है। It promote foreign investment to other organization by guaranteeing the loans। ठीक है जी। The World Bank also provides economic, monetary, technical advice। अच्छा जी, तो ये एडवाइजरी भी देता है, बिल्कुल ये आपको एडवाइस भी करता है। इसके बाद आगे बढ़े। इट ऑल्सो एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज बाय इंट्रोड्यूसिंग द वेरियस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। कि जो भी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उनमें जाकर के जो रिफॉर्म्स होते हैं, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होते हैं, वो भी ये करते हैं ताकि देश की इकोनॉमिक जो स्थिति है वो बेहतर हो सके। ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव क्या है? अच्छा, ऑब्जेक्टिव और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है बेटा? जो फंक्शन होते हैं ना वो बताते हैं काम, और जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको बताएगा किस उद्देश्य से मैं बना हूँ, मेरा गोल क्या है इसको सेटअप करने का। क्या गोल था? लॉन्ग टर्म कैपिटल टू सपोर्ट इट्स मेंबर कंट्री द वर्क इन दी वर्क ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन। ये चाह रहे थे जो बर्बादी हो चुकी विश्व युद्ध के बाद उसको ठीक करा जाए, उसमें रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कराई जाए, लोन प्रोवाइड कराए जाएंगे, काम थे। लॉन्ग टर्म कैपिटल फॉर इम्प्रूविंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंसिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है जी। तो जितना भी ट्रेड है और कॉमर्स है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, उसमें भी थोड़ा थोड़ा सा हेल्प करने का काम इसने करा। इट ऑल्सो असिस्ट मेंबर्स नेशन बाय ऑफरिंग गारंटी अगेंस्ट लोन्स प्रोवाइड द लार्ज एंड स्मॉल यूनिट्स एज वेल एज द अदर इनिशिएटिव्स। ठीक है जी। गारंटी प्रोवाइड करने का उद्देश्य रखा। इट एश्योर्स द डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स आर इम्प्लीमेंटेड and it also provide a sense of transparency for a nation transitioning from war time to a peaceful economy। जो अब युद्ध में हालत खराब हो गई है वहां से शांति की तरफ जब हम मूव कर रहे हैं, जब हम पीसफुल इकोनॉमी की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखा जाता है कि कोई भी हम घपलेबाजी नहीं कर रहे हैं, हम किसी एक देश के लिए तरफ ज़्यादा झुकाव नहीं कर रहे हैं, हम जितने भी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उन सबके लिए बराबर हिस्से से काम कर रहे हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बेटा देखो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी होती है किसी भी देश के लिए। क्यों? कैपिटल इन्वेस्टमेंट अगर कहीं पे होगी, आप कॉमर्स के स्टूडेंट है, बताने की जरूरत नहीं कितनी इंपॉर्टेंट है टू सेटअप द बिजनेस, टू सेटअप द ऑर्गेनाइजेशन और द इंडस्ट्रीज, राइट, फॉर मेंबर कंट्रीज बाय प्रोवाइडिंग अ गारंटी फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड लॉस। और ऐसा नहीं कि आपका पैसा डूब जाएगा, आपको ये भी समझाया जा रहा है कि आपका पैसा की गारंटी जो है वो हम लोग ले रहे हैं, वर्ल्ड बैंक या वर्ल्ड बैंक का ग्रुप ले रहा है। If capital investment is not available, it provide the guarantee, and IBRD subsequently provide loans for promotion of the campaigns under certain circumstances। इसका उद्देश्य बस एक है, और उद्देश्य का नाम क्या है? उद्देश्य का नाम है पॉवर्टी रिडक्शन इन दी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, एंड दैट इज इट। ठीक है जी, समझ में आ गया? डन। आते हैं अपनी आखिरी यूनिट की तरफ, जो इंस्टीट्यूट है उसकी तरफ। क्या नाम है उसका? उसका नाम है बेटे जी IMF। क्या बता रहा है IMF? IMF तुमने वही पढ़ा था, बहने हैं जी ये, वही 1944 में बने थे। क्या नाम से बने थे? ट्विन सिस्टर्स के नाम से। पहला कौन था? वर्ल्ड बैंक। दूसरा कौन था? IMF। क्या काम करता है जी? बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेजरली जो डिस्क्रिपेंसीज है उनको कम करने का काम करता है। इसके अलावा लोन प्रोवाइड करता है, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लेके आता है। ठीक है जी। बेटा यहाँ से तो आप पढ़ लेना अपने हिसाब से, क्योंकि ये सारा जनरल नॉलेज का पार्ट है। बस इतना ध्यान रखो कि कब ये बना, वही 27 दिसंबर 1945 में। हालांकि 44 में कॉन्फ्रेंस हुई थी और 1945 में फाइनली ये बनके तैयार हो गया था। एंड इज नाउ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विद कितने सारे मेंबर? 189 कंट्रीज मेंबर्स हैं इसकी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC में। इज डेवलपिंग dedicated to developing global monetary cooperation, ensuring financial stability and facilitating, promoting international trade, employment, economic growth around the world। बेटा बस यहाँ से पढ़ना है आपको। It is dedicated to, यहाँ से, और ये आपको याद होना चाहिए। क्या याद करेंगे जी? कीवर्ड याद कर लेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड को, एम्प्लॉयमेंट को, इकोनॉमिक ग्रोथ को, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, इन सब का ध्यान रखता है आपका IMF। है क्या? यहाँ से थोड़ा सा आपके लिए छोड़ रही हूँ मैं, इच्छा हो तो रीड कर लें, अदरवाइज यू कैन स्किप इट एज वेल। ऑब्जेक्टिव क्या है जी? छोटे से ऑब्जेक्टिव है, 2-4 ऑब्जेक्टिव है। क्या? पहला है ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन को प्रमोट करना, मतलब सब लोग मिलकर एक जगह पैसा इकट्ठा करो, फिर उसको हम कहीं और लगाएं, सबकी डेवलपमेंट पे ध्यान दें, ये सब काम करता है। तो सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बाय एलिमिनेटिंग और मिनिमाइजिंग द एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। अगेन मैंने बताया ना, डिमांड सप्लाई से चलती है फॉरेन मार्केट,
कई बार तो $1.80 का मिलता है, कई बार $1.90 का मिलता है। उसको रिड्यूस करने का भी, इसको मेंटेन करने का काम भी थोड़ा सा आईएमएफ करती है। वो कोशिश करती है कि जो इंस्टेबिलिटी है थोड़ी सी कम हो सके। टू प्रमोट बैलेंस्ड इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है जी। टू एनकरेज हाई एम्प्लॉयमेंट थ्रू इकोनॉमिक सपोर्ट एंड लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, ओके। एंड टू रिड्यूस पॉवर्टी थ्रू द वर्ल्ड, ये भी पॉवर्टी को कम करने के लिए ही बना है, ठीक है जी। क्या फंक्शंस है, इंपॉर्टेंट है बेटा। ये 3 मेजर फंक्शन है इसके, एक है रेगुलेटरी फंक्शन, एक फाइनेंशियल फंक्शन, एक कंसल्टेटिव फंक्शन। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें बेटे? देखो, रेगुलेटरी फंक्शन में तो ये ध्यान रखता है कि आप लेट सपोज अगर आप एक मेंबर है कि जी हाँ भारत भी मेंबर है, वो किसी और देश के साथ एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है ना हमारे कंपनीज में, आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट होता है, चाहे कोड ऑफ कंडक्ट होता है फॉर एक्सचेंज रेट रेगुलेशन एंड पेमेंट लिमिट्स फॉर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस। अब करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या है याद करो, बीओपी में पढ़ा था, 2 अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। उसमें अगर कोई ट्रांजेक्शन होती है, आपको पता होगा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में हमें ट्रांजेक्शन करनी पड़ती है, हमें मनी एक्सचेंज करनी पड़ती है, राइट। इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो जो हमने यूनिलेटरल ट्रांसफर्स है उसमें भी मनी एक्सचेंज होती है। तो वहां पे आप रेगुलेशन मेंटेन करके रखते हैं फॉरेक्स की। कौन करता है? आईएमएफ करता है। फाइनेंशियल फंक्शन क्या है? प्रोवाइड मेंबर नेशंस विद फाइनेंशियल असिस्टेंस, कब के लिए? एंड रिसोर्स फॉर टैकलिंग द शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्बैलेंस। इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल फंक्शन है इसका। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में इम्बैलेंस आ जाता है, जो डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है, उसको कम करने के लिए थोड़ी बहुत फाइनेंशियल असिस्टेंस आपकी आईएमएफ से मिल जाती है। कंसल्टेटिव फंक्शन भी है, अच्छा जी कैसे? एडवाइस भी प्रोवाइड करता है। इट आल्सो प्रोवाइड द एडवाइस एंड टेक्निकल असिस्टेंट टू द मेंबर कंट्रीज की कैसे अपने देश की मुद्रा को बचा के रखें और कैसे इकोनॉमिक को ग्रोथ की तरफ ले जा सकें। क्या काम करता है? इकोनॉमिक ऑब्जर्वेशन एंड मॉनिटरिंग। बच्चे ये ना कुछ इंडेक्स भी जारी करते हैं। क्या जारी करते हैं? इंडेक्स। क्या है वो अब आप अपने आप मुझे बताएंगे। वर्ल्ड बैंक भी ईज ऑफ डूइंग करके एक ऐसा कुछ है इंडेक्स जिसको वो जारी करता है, इसको आप देखेंगे। इसके अलावा डिपेंडेंट लोन स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बता ही दिया, लोन बेटा। लेकिन यहाँ से लोन मिलने के इतने क्राइटेरिया हैं, व्हेन आई वाज रीडिंग इट इन द वेरी आई कुड से द डीप मैनर, तो मुझे पता चला कि बहुत सारे इसके रेगुलेशंस है जो आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। आपको कई तरह के क्राइटेरिया बांटे हुए हैं जिस तरह से आपको लोन मिलते हैं। तो लोन इतना आसान तो नहीं है पर मिलता है। दूसरा है टेक्निकल असिस्टेंस एंड इकोनॉमिक एजुकेशन, वो भी प्रोवाइड करता है। इकोनॉमिक एजुकेशन का मतलब है कि ऐसे कुछ कैंपेन है, ऐसे कोई ये लोग आई कुड से कॉन्फ्रेंसेस अरेंज करते रहते हैं, राइट। एंड इसके अलावा आपका जो आईएमएफ है ये बहुत सारे पब्लिकेशंस भी करता है, न्यूमरस पेपर्स एंड पब्लिकेशंस टू असिस्ट द लोकल इकोनॉमीज, जो इकोनॉमी के ट्रेंड को बताने में बहुत हेल्पफुल है, राइट। तो ये सारे काम किसके हो गए? आपके आईएमएफ के। छोटा सा क्वेश्चन है, मैं चाहती हूँ आप लोग इसका आंसर दें। द ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस इन 1944 ड्रॉ द फाउंडेशन ऑफ आईएमएफ। आंसर क्या होगा? ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप? आइडा था जी, आईएमएफ था जी, मीगा था जी, आईवीआरडी था हाँ जी। कौन सा इसका पार्ट नहीं है? आप मुझे बताएंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा आप ऐसा मत कहिएगा कि चारों ही इसके पार्ट है, और अगर ऐसा है तो प्लीज डू लेट मी नो। हो सकता है ऐसा भी हो, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। टुगेदर आईबीआरडी एंड आईडीए आर आल्सो नोन एज वर्ल्ड बैंक। आंसर इज ट्रू और फॉल्स? ऑब्वियसली ट्रू। ठीक है जी। एंड नाउ विद दिस नोट वी आर एंडिंग दिस वीडियो। इसके बाद बच्चे हम सेकंड यूनिट की तरफ आगे बढ़ेंगे। टिल देन प्लीज लाइक द वीडियो इफ यू रियली लाइक इट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं आप सबसे बार बार बोल रही हूँ, शेयर करिए इसको अपने दोस्तों के साथ, सो दैट दे कैन आल्सो गेट द हेल्प फ्रॉम दिस, राइट। Till then, please take care. Thank you so much. We'll meet in the next part of the unit 4. Take care.